आप अपने लोगों को तो रोजगार दे नहीं पाते। आप यहाँ से अभी थोड़ी देर बाद आप कैमरा कवरेज करना शुरू करोगे ना, इस चांदनी चौक के बीच की पटरी पे देखो आप कितने बेचारे बेघर और भूखे बैठे होंगे। क्या उन लोगों को आप रोजी रोजगार दे पा रहे हो? क्या उन लोगों को पेट भर पा रहे हो? 67 लाख बच्चे भूखे हमारे जो सोते हैं, जो खैर इनकी नज़रों में तो कभी किसी चीज़ को ये तो मानेंगे नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं। ये इनके ना मणिपुर इनको मायने रखता, ना बहन बेटियां मायने रखती, ना इज्जत मायने रखती। सीधी सी बात है। भूखमरी सूचकांक में हमारा देश कहाँ पहुंचा हुआ है? 111वें नंबर पर। 120 देशों के इंडेक्स में 111वें नंबर। हम अपने लोगों को तो पेट नहीं भर पा रहे, अपने लोगों को खाना नहीं दे पा रहे भरपूर, उन्हें लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे। लेकिन बाहर के आ जाओ, वो जिसे कहते हैं ना कि घर में नहीं दिया ना और अम्मा चली भुनाने, तो अम्मा वो हो गई है कि घर में तो दाने हैं नहीं, लेकिन भुनाने फिर भी जाएगी। क्या भुनाने जाएगी भाई? तू सीए तुम लेके आ रहे हो, और जो सीए का विरोध शुरू से करा गया था, जब से इसको सीए को लागू 2019 में पारित करने के बाद इसको किस तरह से प्रचारित करा गया कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों की क्या डिमांड थी इस मसले में कि अगर आप सारे धर्मों को बुला रहे हो तो हमारे जो रिश्तेदार वहाँ पे रह रहे हैं और वो मुसलमान है, अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ भी अगर गलत है तो उन्हें भी आने दो। तो आप एक नज़र रखो, अगर वो भी भारतवासी जो कभी बंटवारे के टाइम में वहाँ चले गए थे या पहले पूर्वज उनके जा चुके हो और आज वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे मुसलमान, उन्हें भी लेके आओ आप। उनसे आपको क्या आपत्ति है? अगर इन्होंने कोई गलत काम करके चंदा नहीं लिया तो ये क्यों डरेंगे? डरेगा कौन? जिसने गलत काम करके चंदा लिया है, जिसने लोगों की जेब काटी, जिसने लोगों को धमका के पैसे लिए, जिसने ईडी आईटी की रेट डाल के लगातार लोगों से वसूली करी है, जिसे अब कहना शुरू कर दिया है लोगों ने बाकायदा एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, नॉट ईडी, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। आईटी की रेट डाली, अगले दिन ही जो है, अभी सारे उदाहरण है। 12 तारीख को अभी तापस राय है वहाँ पे, पश्चिम बंगाल का नेता था, उसके ऊपर 12 तारीख को ईडी गई थी। उसके बाद उसने जनवरी एंड में आते आते फरवरी में उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कौन सी ईडी, कैसी ईडी, कौन सी जांच, कौन सी क्या, खत्म कहानी सारी। अभी हम समझ पा रहे हैं कि छुपा छुपी का खेल चल रहा है। अभी तुरंत में सीएए लागू कर दिया, लोकसभा चुनाव करीब है, उसकी डेट जो है अभी कल जारी हो जाएगी। लेकिन जो उससे पहले जो अरुण गोयल थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये चल क्या रहा है देश में, थोड़ा सा हम जानना चाह रहे हैं। अराजकता का दौर है जी पूरी तरह। रही बात सीए की तो इलेक्शन कमिश्नर्स की, तो उन्होंने दोनों से, एक ने इस्तीफा दिया और दूसरे भी वो उस तरह आनन फानन में इन्होंने अपॉइंटमेंट कर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने पहले भी अध्यादेश ला के इस मसले को पलटा था। हर जगह अपने आदमी बिठाना चाहते हैं। सीजेआई जो थे हमारे, वो पहले इसमें इलेक्शन कमिश्नर की जो टीम बैठती थी उसमें सिलेक्शन में वह होते थे, एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता और तीसरे सीजेआई, कि अगर मामला इधर उधर हो तो सीजेआई का वोट इनडायरेक्ट साबित होता था। उनको इन्होंने अध्यादेश लाके बाहर कर दिया और उसके बाद मनमाने अपने जो है, जो पुराने इनके बीजेपी सपोर्टर हैं, उनको लाके आज इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर बना के बैठा दिया है। रही बात सीएए की, अब सीएए की बात क्या आती है कि जी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो हिंदू और जैन और बौद्ध और ये इस तरह के जो अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान करा जा रहा है। ठीक है जी, आप नागरिकता दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं इस चीज़ से, लेकिन नागरिकता कब देनी चाहिए? आप अपने पहले अपने तो पाँव मजबूत कर लो। आपके घर में रोटी नहीं है, आपके बच्चों को रोटी नहीं है। अभी परसों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है डाटा निकाल के दिया कि 67 लाख बच्चे जो हैं 24 घंटे भूखे सोते हैं। 67 लाख बच्चे, सिर्फ बच्चे। सीए की बात हम चल रही थी, तो इसमें गलती किसकी? अगर रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर आया तो गलती किसकी? बीएसएफ किसके अंडर में होती है? बॉर्डर की सिक्योरिटी कौन करता है? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। किसके अंडर में होता है? गृह मंत्रालय के अंडर में होता है। गलती किसकी? गृह मंत्रालय की, बीएसएफ की। अगर बीएसएफ वहाँ पे मजबूत नहीं है तो आप और फोर्स डिप्लॉयड करो। बीएसएफ को चकमा दे दे के अगर शरणार्थी अंदर घुस रहे तो उसमें गलती किसकी है? और उन शरणार्थियों की आप हिम्मत देखो, अभी तो उनको बसावट नहीं हुई, अभी तो सीए लागू कराया इन्होंने, अभी तो फॉर्म नहीं भरे गए। और परसों यहाँ के मजनू का टीला पे बैठे हुए जितने भी लोग थे, उन लोगों की हिम्मत देखो कि जाके वो सीएम को गरियाने पहुँच गए, सीएम ऑफिस पूरा धरना प्रदर्शन करने पहुँच गए। उनको फौरन परमिशन दे दी दिल्ली पुलिस ने कि आप आ जाओ, धरना करो, प्रदर्शन करो, कोई बात नहीं, सीएम के अगेंस्ट करो, क्योंकि सीएम केजरीवाल है, केजरीवाल ने बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। लेकिन वहीं जब अपनी किसान मांगों को लेके आते हैं तो उनके रास्ते में इतनी लंबी लंबी कीलें गाड़ी दी जाती हैं, डंपर खड़े कर दिए जाते हैं, बुलडोजर खड़े कर दिए जाते हैं, बोल्डर लगा दिए जाते हैं कि वो किसान अपनी बात कहने के लिए यहाँ ना आ सके। और कल परसों उनको किसी तरह से आने दिया गया किसानों को, तो हालत क्या करी कि जब वो रामलीला मैदान में पहुंचने वाले थे तो पूरे रामलीला मैदान में सीवर का पानी भर दिया। पूरे रामलीला मैदान में सीवर का गंदा पानी छोड़ दिया कि वो अपनी सभा ही ना कर सके। उनके साथ तो आप दोगला व्यवहार कर रहे हो, जो आपकी अपनी घर के लोग हैं और बाहर के लोगों के आपका दिल उमड़ उमड़ के आ रहा है, प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है। आप उन्हें बसाने के लिए तैयार हो, आप उन्हें बसाओगे कहाँ? आप अपने लोगों को तो रोजगार दे नहीं पाते। आप यहाँ से अभी थोड़ी देर बाद आप कैमरा कवरेज करना शुरू करोगे ना, इस चांदनी चौक के बीच की पटरी पे देखो आप कितने बेचारे बेघर और भूखे बैठे होंगे। क्या उन लोगों को आप रोजी रोजगार दे पा रहे हो? क्या उन लोगों को पेट भर पा रहे हो? 67 लाख बच्चे भूखे हमारे जो सोते हैं, जो खैर इनकी नज़रों में तो कभी किसी चीज़ को ये तो मानेंगे नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं। ये इनके ना मणिपुर इनको मायने रखता, ना बहन बेटियां मायने रखती, ना इज्जत मायने रखती। सीधी सी बात है। भूखमरी सूचकांक में हमारा देश कहाँ पहुंचा हुआ है? 111वें नंबर पर। 120 देशों के इंडेक्स में 111वें नंबर। हम अपने लोगों को तो पेट नहीं भर पा रहे, अपने लोगों को खाना नहीं दे पा रहे भरपूर, उन्हें लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे। लेकिन बाहर के आ जाओ,
वो जिसे कहते हैं ना कि घर में नहीं दिया ना और अम्मा चली भुनाने, तो अम्मा वो हो गई है कि घर में तो दाने हैं नहीं लेकिन भुनाने फिर भी जाएगी। क्या भुनाने जाएगी भाई तू? सीए तुम लेके आ रहे हो, और जो सीए का विरोध शुरू से करा गया था, जब से इसको सीए को लागू 2019 में पारित करने के बाद इसको किस तरह से प्रचारित करा गया कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों की क्या डिमांड थी इस मसले में कि अगर आप सारे धर्मों को बुला रहे हो तो हमारे जो रिश्तेदार वहाँ पे रह रहे हैं और वो मुसलमान है, अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ भी अगर गलत है तो उन्हें भी आने दो। तो आप एक नज़र रखो, अगर वो भी भारतवासी जो कभी बंटवारे के टाइम में वहाँ चले गए थे या पहले पूर्वज उनके जा चुके हो और आज वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे मुसलमान, उन्हें भी लेके आओ आप, उनसे आपको क्या आपत्ति है। लेकिन इसे प्रचारित इसी तरह से गया कि नहीं ये तो मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ है, और जो बीजेपी की हिंदू कम्युनिटी की जो बेल्ट है वो सारी इसके पीछे गोल बंद होगी। सीए आएगा बहुत बढ़िया होगा, सीए आएगा बहुत बढ़िया। आपके घर में पहले से पहले 10 लोग मौजूद है, आप उनका तो पेट भर नहीं पा रहे, आप बाहर से 4 लोग और लाने को तैयार हो, कहाँ लगाओगे, कहाँ उन्हें बसाओगे? कह रहे रोहिंग्या बसा दिए, रोहिंग्या बसा दिए, आप उन्हें कहाँ बसाओगे? रोहिंग्या तो आगे घुस के अवैध घुसपैठ उन्होंने कर ली, बीएसएफ की गलती से करी, उसके बाद उन्हें आपने बाहर क्यों नहीं निकाला? केंद्र सरकार आपके हाथ में, बीएसएफ आपके हाथ में, गृह मंत्रालय आपके हाथ में, सारी पुलिस फोर्स आपके हाथ में, क्यों नहीं आपने रोहिंग्या को वापस धकेला? अगर आपको इतनी आपत्ति थी तो क्या केजरीवाल की हैसियत इतनी हो गई, इतनी बड़ी होगी कि वो रोहिंग्या को बचा लेगा और तुम कुछ करोगे नहीं? आप एक घुसपैठिया आता है, सीमा हैदरी पिछले 1-1.5 साल से हमारे देश में बैठी है, उसको तो तुम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तुम कहते हो कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में, एक सीमा जो है वो हमारी जो सीमा लांग लांग के घर में आ गई हमारे, और अब आप उन्हें और लाने को तैयार हो कि वहाँ पे वो इतने थे, इतने रह गए, अल्पसंख्यक से इतने हो गए। अरे भाई तुम सारे विश्व की जिम्मेदारी लोगे क्या? पहले तुम अपना घर पेट भरो, अपने लोगों का पेट भरो, आप घर में मजबूत बनो, आप 4 जगह जाके उपकार करो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। आपके बच्चे के अंगूठे में चोट लग गई है, आप उसको तो बाहर पड़ोसी के बच्चे के अंगूठे में चोट लगी उसे आप देख रहे हो, लेकिन घर में आपके लाशें पड़ी हैं, आपको वो नजर नहीं आ रही। मणिपुर आज लगातार पिछले 11 महीनों से चल रहा है, हर रोज वहाँ पे कम से कम 2 हत्याएं रोज हो रही हैं, रोज वहाँ पे असले लूटे जा रहे हैं, रोज सीमा सुरक्षा बल जो है वहाँ के जो अलायंस हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? उसको तो रोक लो, तुम बाहर से और ला के बसाने के लिए तैयारी कर रहे हो, और उनकी हिम्मत अभी तो बसे भी नहीं है। तो मैं फिर दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ कि अभी तो बसे भी नहीं है, और उनकी हिम्मत देखो कि सीएम के घेराव करने पहुंच गए वो, तो कल को जब वो इकट्ठे होकर आ जाएंगे तब क्या हाल होगा? और केजरीवाल जी का जो बयान था वो बिल्कुल सटीक बैठा। मैं तो बिल्कुल सही मानता हूँ, मैं तो सीधी बात कहता हूँ, अगर मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनका तो ढंग से पेट नहीं भर पा रहा, मैं पड़ोसी के बच्चे की जिम्मेदारी क्यों लूंगा? पहले मैं अपने बच्चों का पेट भरूंगा, चाहे दुनिया मुझे स्वार्थी कहे, चाहे मुझे दुनिया लालची कहे, चाहे कुछ भी कहे, मैं सबसे पहले अपने बच्चों का पेट भरूंगा, मैं पड़ोस के बच्चे को बाद में देखूंगा। जब मेरे बच्चों का पेट भरा हुआ होगा, अगर मेरे बच्चों को 4 रोटी मैसर है तो मैं उसमें से 1 रोटी काट के जरूर दे दूंगा, लेकिन अगर मेरे बच्चों को ऑलरेडी 1 ही रोटी मिल रही है तो मैं उसमें से काट के आधी रोटी दूसरे को नहीं देने वाला। साफ बात। स्वार्थी समझते हो, समझ लो, कोई समस्या नहीं मुझे इस चीज़ से। तो इसका मतलब ये एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इस्तेमाल, मैंने आपसे कहा ना कि 2020 में 19 में इन्होंने लोकसभा के इलेक्शन जीतने के बाद इसको पास कर लिया था, लोकसभा में, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति ने इसके वो कर। अधिसूचना कब जारी करी है? जब बिल्कुल अगले इलेक्शन सर पे हैं, और शाहीन बाग में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, नॉर्थ ईस्ट में हमारे इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, और दूसरी जगहों पे प्रदर्शन हुए थे। उस प्रदर्शन में मैक्सिमम लोग कौन बैठे थे? मुसलमान बैठे थे। तो लगातार इन्होंने क्या फैलाया गया था कि शाहीन बाग में मुसलमान बैठे हैं, वो इनका विरोध कर रहे हैं। तो आप उनकी बात तो सुनो, हिंदू मुस्लिम करने का इनको मसला मिल गया। वो मुसलमान विरोध कर रहे थे कि हमारे भी नाते रिश्तेदार वहाँ मौजूद हैं, उनको भी आने की परमिशन दे दो। फिर अगर इन सबको दे रहे हो तो उनकी यही तो डिमांड थी, लेकिन उस चीज़ को दबा दिया गया और दिखाया गया कि मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, और हिंदू जो है वो सपोर्ट खुश हो गए, सपोर्टर के अरे वाह वाह वाह, इसी से तो मुसलमानों की चूड़ी टाइट होगी, मुसलमानों की चूड़ी टाइट होगी तो बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो। और जब शाहीन बाग में वो तो कोरोना आ गया था, तो इस वजह से वो क्यों बैठे थे लोग धरने पे? गलत बात क्या कर रहे थे वो? मैं तो तब से भी इसका विरोधी था, मैं आज भी इसका विरोधी हूँ। मैं कहता हूँ पहले अपने घर को मजबूत कर लो, अपने 140 करोड़ लोगों को सुख समृद्धि करो, उनके पेट में रोटी दो, बच्चों को तुम पोषण दो, बच्चों को उचित शिक्षा दो, उसके बाद तुम जाके काम करना शुरू करो दूसरे देशों में। भाई ऐसे तो युगांडा में, सूडान में, इथोपिया में, दुनिया भर में भुखमरी फैली पड़ी है, आप कहाँ से लोग लेके आओगे भाई? कहाँ से लोग लेके आओगे? क्या आपके पास इतने संसाधन है? विदेशी कर्जे में हमारा देश डूबता जा रहा है। 155 लाख करोड़ का कर्जा इस बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 9.5 साल में चढ़ा दिया देश के ऊपर। आज वो बढ़ के 205 लाख करोड़ का विदेशी कर्जा हो गया। अब फिर उसने नाम पे लोगे कि हमने हिंदुओं को बुला लिया, शरणार्थियों को बुला लिया, अब हमें कर्जा और दे दो क्योंकि हमने इनका पेट भरना है। वो जहाँ है वो अपनी मर्जी से गए थे, हमारी मर्जी से गए थे, हमने तो उन्हें ज़बरदस्ती नहीं भेजा था। फिजी में, सूरीनाम में, मॉरिशस में हिंदू आबादी है, अगर वो जहाँ के वो बस गए, आज 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियों से वहाँ बसे हुए हैं, और आज उनमें पेट में दर्द हो रहा है, तो तुम उन्हें बुला के यहाँ इलाज कराओगे? जाओ भैया, जब तुम चले गए थे देश छोड़ के तो तुम वहीं के हो, हम क्यों तुम्हें अपने देश का माने? क्यों माने हमें अपने देश का? बताओ। तो इसलिए मेरा सीए से विरोध है, सीधी सी बात है। टीवी मीडिया पर हम देख पा रहे हैं कि एसबीआई का भी जो है सामने आ रहा है, लेकिन एसबीआई का एक हेडलाइन आ जाती है छोटी सी, और लेकिन सीए पे इतनी जो है लोग धर्मगुरु बिठा दिए जाते हैं, उसको लड़वाया जा रहा है, लेकिन टीवी मीडिया पर सीए को ज्यादा भुनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है? मैंने आपसे बताया ना कि सीए को प्रचारित किस तरह से करा गया, हिंदू वर्सेज मुस्लिम, इसलिए धर्मगुरु बिठा रखे हैं। धर्मगुरुओं का क्या मसला है वहाँ पे बैठने का भाई? नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो, ठीक है जी, तो उसके बारे में बात होनी चाहिए। धर्मगुरु उसमें क्या करेंगे बताइए? धर्मगुरुओं का क्या काम वहाँ पे?
सीए है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधित अधिनियम, जिसमें नागरिकता के लिए संशोधन करे जाएंगे कि ठीक है अगर कोई आप हमारे यहाँ नागरिकता लेना चाहता है आओ फॉर्म भरो, हम चेकआउट करेंगे, आपको दिया जाए। इसमें धर्मगुरुओं का क्या काम है? धर्म चर्चा करनी आ जाओ मेरे से कर लो, मैं धर्मगुरु को बताता हूँ कैसे धर्म कह चर्चा। रहे हैं कि नागरिकता देने का कानून है, छीनने का कानून नहीं है। ये बात तो ठीक है कि ये छीनने का कानून नहीं है, लेकिन उस नागरिकता देने को प्रचारित किस तरह से करा जाता है, मैं उस बात पे मुद्दा उठा रहा हूँ। ये बात ठीक है कि सीए से नागरिकता किसी की नहीं जाएगी, उन पे किसको बुलाया जाएगा? हाँ जी। वही होता है ना जो शांति से बात करे मैम, है ना, ये नहीं उल्लंघन, हाँ हो ऐसा नहीं होता है मैम, है ना। इंसान वही होता है। कोई समस्या नहीं। देखिए जी इस तरह के लोग हैं, ये मोदी को जो खिलाफ करेगा ना वो मिट्टी में मिल जाएगा। सिस्टर, इंसान वही होता है जो शांति से बात करे। अभी 1 घंटा से शर्मा जी बहुत इत्मीनान से बात कर रहे हैं और पिछले 1 घंटा से वो अंकल जी विरोध में विरोध किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। शर्मा जी को मैं माना, इसलिए मैं अभी हम एसबीआई पे भी थोड़ा जानना चाहेंगे, उस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि देश को पता लगना चाहिए, क्योंकि माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि एसबीआई के लिए लोग पूछे नहीं, बताए नहीं, बात ना करें। आज जो फटकार लगी उसके बाद उन्होंने सामने दिखाया इलेक्ट्रल बॉन्ड का, लेकिन अभी विपक्षी दल भी जो है सामने ला करके ये सामने बोल नहीं रहा है। क्या इस हमाम में सारे मतलब इनके सबके पर्दा उठेंगे क्या? पर्दे उठ जाए कोई चिंता नहीं। विपक्ष की बात आपने करी, विपक्ष ने कभी भी इस बारे का विरोध करा? टीएमसी दूसरे नंबर की लाभार्थी है, कांग्रेस तीसरे नंबर की लाभार्थी है। इन लोगों ने जब से शुरुआत करी तो खुद कहा था खोलो चंदे का धंधा खोलो। सबके बयान है, सुप्रिया श्रीनेत के बयान है, राहुल गांधी जी के बयान है, बाकी और तमाम नेताओं के बयान है और दूसरी पार्टियों के सबके नेताओं के बयान है, खोलो इस धंधे को, क्योंकि उन लोगों को ठीक है। हम 4 लोग खड़े हैं, मैंने फटकार के मैडम पैसे निकालो फटकार दिया आपको और मैंने अपनी जेब में डाल लिए। भाई साहब खड़े, उन्होंने चंदा देना चाहा, वो उनको ये पसंद है, उन्होंने चुपचाप इनको चंदा दे दिया, बात खत्म हो गई। अगर इन्होंने कोई गलत काम करके चंदा नहीं लिया तो ये क्यों डरेंगे? डरेगा कौन? जिसने गलत काम करके चंदा लिया है, जिसने लोगों की जेब काटी, जिसने लोगों को धमका के पैसे लिए, जिसने ईडी आईटी की रेट डाल के लगातार लोगों से वसूली करी है, जिसे अब कहना शुरू कर दिया है लोगों ने बाकायदा एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, नॉट ईडी, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। आईटी की रेट डाली, अगले दिन ही जो है, अभी सारे उदाहरण है। 12 तारीख को अभी तापस राय है वहाँ पे, पश्चिम बंगाल का नेता था, उसके ऊपर 12 तारीख को ईडी गई थी। उसके बाद उसने जनवरी एंड में आते आते फरवरी में उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कौन सी ईडी, कैसी ईडी, कौन सी जांच, कौन सी क्या, खत्म कहानी सारी की सारी। छगन भुजबल को आप देख लो, अजीत पवार को आप देख लो, तमाम उदाहरण मौजूद है कि जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई गई थी, छापे डाले, उसके बाद जब वो बीजेपी में आ गए तो वो सारे पाक साफ हो गए। और इसी तरह से बाकी ये लाभार्थी हैं जितने भी कंपनियों के जिनके डाटा निकल के आ रहे, सबके घर पे ईडी की रेट डली है, सबकी कंपनियों के परमिसेस पे आईटी की रेट डली है। जैसी रेट डली इमीडिएट उन लोगों ने चंदा दे दिया बीजेपी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, उसके बाद वो सारे के सामने मामले ठप। एक भी मामला खुला हुआ नजर नहीं आता, चलता हुआ नजर नहीं आता। बस चर्चा एसबीआई भी होनी चाहिए, लेकिन टीवी मीडिया जो मेन मीडिया है सारा का सारा सन्नाटा मार के बैठा हुआ है, जबकि वो जानता है कि गलत कौन है सही कौन है। लेकिन बीजेपी के अगेंस्ट कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि पेड मीडिया है, पालतू मीडिया है। बार बार कहता हूँ पालतू मीडिया है, कोई समस्या नहीं मुझे कहने में, कोई डर नहीं मारा। पालतू मीडिया इस चीज़ पे कभी भी डिबेट नहीं करेगा। अखबारों ने खुल के छापा है, अच्छा छापा है, बढ़िया करा। प्रिंट मीडिया में मैं कहता हूँ कि आज की डेट में रीढ़ की हड्डी मौजूद है, लेकिन टीवी मीडिया, एक कंपनी जो है टीवी9 की जो पेरेंटल कंपनी है, उसने क्या करा, 1400 करोड़ रुपए का चंदा इनको दिया। और टीवी9 जो होता है क्या करता है, टीवी9 के आप चैनलों की वैन उठा के दे आप देख लो, पीछे जब राम मंदिर की कवरेज चल रही थी, टीवी9 न्यूट्रल चैनल होने का दावा करता था, लेकिन वो राम मंदिर इसको प्रमोट कर रहा था, हिंदुओं की आवाज़ राम मंदिर, और इस तरह से बाकायदा उसने बीजेपी के झंडे अपने अपनी वैनों पे लगा रखे। और टीवी9 की एक भी डिबेट आप उठा के देख लो, या तो यूक्रेन वार पे होगी, या हिंदू मुस्लिम पे होगी, या किसी पर्सनल मुद्दे पे, जो जनता के हित के मुद्दे हैं उन पे किसी पे एक भी डिबेट उनकी नजर नहीं आएगी आपको। तो हम देख पा रहे थे कि रूबी का लियाकत हो, अंजना ओम कश्यप हो, तमाम जो है ये बोल रहे हैं कि भैया 22 तारीख को जो उद्घाटन हुआ राम मंदिर, क्या उस वो मुद्दे पे जो है अधिकतर लोगों का पाई चार्ट एक निकाल दिया कि भैया अधिकतर लोग जो है इस मुद्दे पर वोट देंगे, महंगाई रोजगारी से उन्हें मतलब नहीं है। जी, वही मैंने कहा ना कि पालतू मीडिया निकालना क्या चाहिए था। राम मंदिर आस्था का विषय है, मैं भगवान श्री राम का उपासक हूँ, मानता हूँ, हम ही राम से जन्मे हैं, हमारा पूरा खानदान राम को मानता है, लेकिन राम के ऊपर बीजेपी की बपौती तो नहीं है। मेरा वोट तो नहीं जाने वाला बीजेपी को, किसी किस्म से नहीं जाएगा। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, बहुत अच्छा लगा, राम मंदिर पे फैसला आया, बहुत अच्छा लगा, घर में दिए जलाए, दिवाली भी मनाई हमने, हर चीज़ से जो हुआ खुशी की बात थी, हो गया, मसला निपट गया, बहुत बढ़िया हुआ। मुस्लिम पक्ष ने भी इसमें बहुत बड़ी वो दिखाई, अपनी सहृदयता दिखाई कि फैसला आ गया, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी, उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है मसला खत्म हुआ, अच्छी बात है। देश में शांति रहनी चाहिए। आज से 30 साल पुराना वाला मसला जो है 1992 में हुआ था, जब ये बाबरी मस्जिद टूटी थी, वो वाला तनाव हमारे को देश में नहीं देखने को मिला, बहुत अच्छी बात हुई। वो लोग भी परिपक्व हुए, हम लोग भी परिपक्व हुए, जिसी भी तरह से मसला वो हुआ। तो उसी बात को आज की डेट में मुद्दा होना चाहिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड का, चद्दे का मुद्दा होना चाहिए। वो लेके आ रहे राम मंदिर को, तो भाई साहब राम मंदिर वोट लेने का मुद्दा है क्या? संविधान भी हमारा इस बात को इजाज़त नहीं देता कि आप धर्म के नाम पे वोट मांगोगे।
लेकिन टीवी मीडिया क्या कर रहा है, वही अपनी फालतूगिरी दिखा रहा है। वो सीधी सी बात है, पेडिग्री खा के खुश हुआ पड़ा है बस जी। बस तो ये टीवी मीडिया का जो है गिरने की प्रकाष्ठा है उसकी बस। सर अभी चुनाव आयुक्त का भी हम बात कर लेते हैं। चुनाव आयुक्त जो अभी है जिसकी नियुक्ति की है, जो दोनों अभी सुखबीर संधू आए हैं और एक और अफसर जो है आए हैं, उनको बिठाया। वो बताया जा रहा है 370 का उन्होंने समर्थन किया था और IAS थे वो, उनके ऊपर तैयार करा था। हाँ, इसीलिए वही अपने अपने लोगों को भरना चाहते हैं, वो ठीक है, उन्होंने भर लिया। और बड़ी रातों रात फैसला लिया गया। ऐसे ही अरुण गोयल पे फैसला लिया गया था, लेकिन अभी 27 में उनका रिटायरमेंट थी, लेकिन उससे पहले ही उनको उन्होंने तो अपना रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने कारण नहीं खोले कि मैंने क्यों रिटायरमेंट ली, क्या ली। हो सकता है वो असहमत हो, जिस तरह से कभी हमारे दिल्ली में नजीब जंग साहब थे राज्यपाल, और वो बीजेपी की उन्होंने पपेट बनने से इनकार कर दिया था। उनके ऊपर प्रेशर इतना था कि लास्ट एंड फाइनल नजीब जंग साहब ने यहाँ से इस्तीफा ही दे दिया था। इसी वजह से इस्तीफा दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं नहीं बनना चाहते। रघुराम राजन है, उन्होंने भी इस्तीफा इसी वजह से दिया, वो पपेट बनने को तैयार नहीं थे। तो मैं तो साफ कहता हूँ, मैं ऐसे लोगों की बहुत प्रशंसा करता हूँ जिनकी रीढ़ की हड्डी में दम है, जो सत्ता से आंख में आंख डाल के सवाल करना चाहते हैं, सत्ता की नाकामियों को उनके सामने लाना चाहते हैं। मैं इन लोगों का बहुत बड़ा समर्थक हूँ जी। अभी हम ये मुद्दे पे जो तमाम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी भी एक यात्रा कर रहे हैं, तमाम गारंटी दे रहे हैं महिलाओं के काम को लेकर, जो उनको घर घर वो काम करती है उस पर गारंटी दे रहे हैं। जो राहुल गांधी की गारंटी के सामने मोदी की गारंटी सबसे हाईलाइट करके बड़ा दिखाया जा रहा है। और अभी एड्स का भी मैं बता दूं कि तमाम जो एड्स पर खर्चा किया गया है वो भी सामने आया है। तो तमाम अच्छा खर्चे पे भी हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। जी। हाँ, तो ऐड में तो आप देखिए ना, अभी पीछे मोदी जी का बयान था। हाँ, कि मोदी जी का बयान था कि मैं छपा से वो नहीं दिखना चाहता, लोग मुझे टीवी में नहीं दिखाते, लोग मुझे ऐड में नहीं दिखाते। और अगले दिन ही आपने देखा सारे अखबारों में उनके ऐड भरे थे, सारे टीवी पे उस पर ऐड भरे, मेट्रो के सारे डब्बों पे उनके ऐड आ गए, मेट्रो के अंदर उनके ऐड आ गए, रेलवे स्टेशन और बस अड्डा, बस स्टैंड, पेट्रोल पंप, सब जगह उनकी नज़र आ रही हैं। हज़ारों करोड़ रुपए उसने अपने ऐड में भी खर्च कर दिया, ऐड कैंपेन में खर्च कर दिया है। तो ऐड तो कर ही रहे हैं वो लगातार, तो कौन से पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं वो दिख रहा है ना, कि किस तरह से चंदे का दुरुपयोग और ब्लैक मनी को किस तरह से वाइट करके लगे हुए हैं वो। और रही बात उनकी गारंटी की, जो राहुल गांधी जी की गारंटी है वो जनता के बीच में जा रही है, वो ऐड के थ्रू नहीं। ऐड आज आपने पढ़ा अखबार में, आज आप पढ़ोगे, अगले दिन अखबार वो रद्दी में चला जाएगा, शाम को सवेरे उसका पता नहीं होगा। लेकिन जनता के बीच जाके मैं 4 लोगों को जो बात समझाऊंगा वो उनके दिमाग में 40 दिन तक कम से कम बैठेगी। राहुल गांधी जी ने इसीलिए अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को महत्व दिया और लोगों को समझाया कि मैं तुम्हारे को ये गारंटी दूंगा। तो लोगों ने उस पर चर्चा करनी शुरू करी है और जन जन तक ये बात पहुंच रही है। हालांकि टीवी मीडिया उसको नहीं दिखा रहा, कहीं से उसकी कवरेज नज़र नहीं आती, कोई बात नहीं, ना आए नज़र, लेकिन लोगों के दिमाग तक तो वो बात पहुंच गई है ना, बस पहुंचनी चाहिए, दैट्स ऑल।